हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारे जीएसटी की रिवीजन चल रही है और हमें बड़ा ही मजा आ रहा है। तो आज हम जीएसटी की रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सबसे पहले अमेंडमेंट पोर्शन करने वाले हैं कि रिसेंट अमेंडमेंट क्या है आपके दिसंबर 22 के लिए। तो हम पहले उनको देखने वाले हैं। हालांकि हमने साथ साथ भी कवर कर लिया है, लेकिन अब दोबारा से एक बार हम देखने वाले हैं ताकि वो छूट ना जाए। ठीक है, ओके सर, जल्दी से आइए बेटा। पैड पर आते हैं और बताइए आप सारी सारी चीजें। जी सर, हम सारी चीजें बताने वाले हैं। नंबर वन, सबसे पहली, ये किसकी बात करता है सर? ये बात करता है कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम में क्या क्या अमेंडमेंट है सर, बताओ जल्दी से। कहता है इसके अंदर फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चरर आर नॉट एलिजिबल टू टेक द कंपोजिशन स्कीम। मतलब ये मैन्युफैक्चरर कुछ ऐसे लोग हैं जो पापी लोगों की श्रेणी में आते हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। सर कौन कौन सी? देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है और आपको बता ही रखा है क्या। पीटीआई टीचर जब हम पानी पीने जाते थे तो हमें डंडा मारते थे, लेकिन अभी ध्यान रखना, पीटीआई टीचर जब हम पानी पीने जाते थे, जब आपकी क्या नाम है, जब आपका कोई भी स्पेसिफिक पीरियड ओवर होता था तो आप पानी पीने जाते थे और सर पे डंडा मारते थे। जब हम पानी पीटीआई टीचर जब हम पानी पीने जाते थे तो सर पे डंडा मारते थे। तो अब याद आ जाएगा सर, पीटीआई, पी फॉर पान मसाला का मैन्युफैक्चरर, तंबाकू का मैन्युफैक्चरर, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर, एरिएटेड वाटर कोका कोला वगैरह उनका मैन्युफैक्चरर। और ये रिसेंट अमेंडमेंट है, लाइक ब्रिक्स, ईंटे एंड अर्थन और रूफिंग टाइल्स। अगर अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स हैं तो अदर देन वोल स्टाइल, वोल टाइल्स यहाँ इंक्लूड नहीं है। दैट इज, अगर ब्रिक्स हैं और अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स को यहाँ इंक्लूड किया गया है, वोल टाइल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ध्यान रखना जी सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 5 आदमी, यहाँ 5 आदमी, लेकिन अगर आपको याद हो, कहता है एक चीज और याद करनी थी आपने, क्या? एनी सप्लायर इंगेज इन द मेकिंग ऑफ द अबव गुड्स देन ही विल नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 क्या नाम 40 लाख। अबव को छोड़ दो बेटा, बिलो गुड्स लिख दो। ऐसा करो, अबव की जगह बिलो लिख लो। बिलो मैंने नीचे लिख रखा क्योंकि अबव तो 5 है, बिलो यहाँ पे 4 है। ठीक है, कौन कौन से? 40 लाख की लिमिट किसको नहीं मिलेगी? अगर आपको याद हो, फिर ये तो हमें वही है सेम, पान मसाला, तंबाकू एंड आइसक्रीम, ये तो 3 सेम है। और तीसरा ब्रिक्स एंड अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, वही ऊपर वाली लिख दिया मैंने, पूरा नाम लिखा, दैट इज ब्रिक्स अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं है? एरिएटेड वाटर नहीं है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ एरिएटेड वाटर नहीं है। यहाँ पर 4 है, ऊपर 5 है। ये सर याद रखेंगे। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। और यहाँ पर भी कुछ अमेंडमेंट है, उसको देखो क्या कहता है। कहता है देखो भाई साहब, कहता है गवर्नमेंट हमें कोई सर्विसेज देती है। कहता है गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं तो हमने देखा था गवर्नमेंट सर्विसेज को काफियों को तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, ठीक है, और काफियों में आरसीएम लगा दिया गया। इक्का दुक्का बची उसमें एनसीएम लग रहा है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। कहता है गवर्नमेंट सर्विसेज फॉल अंडर आर्टिकल 243 जी एंड डब्ल्यू। याद आ रहा है सर? जी एंड डब्ल्यू, वो लैंड सैनिटेशन और क्या नाम है, लैंड कंसोलिडेशन वाली, याद आ रहा है सर? हाँ सर याद आ रहा है। तो वही बता रहा है। सबसे पहले तो ये होती कौन कौन सी है? लैंड कंसोलिडेशन या फिर लैंड सैनिटेशन या फिर बस स्टॉप वगैरह बना दिए, पार्किंग लॉट्स बना दिए, आपके स्ट्रीट लाइट लगा दी, रोड वगैरह बना दी, ये सारी सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है बेटा। अब आगे आ जाओ, यहां पर बोला जाता है कि प्योर सर्विसेज, मतलब जिसमें 100% सर्विसेज हैं। ठीक है, आगे प्योर सर्विसेज आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू वाली बात करें, जो ऊपर मैंने लिखी हुई थी ये वाली सारी सारी। और दूसरा कंपोजिट सर्विसेज। कंपोजिट सर्विसेज का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा सर्विस है, बट यहाँ क्या रखा है, कंपोजिट सर्विस में से क्या होनी चाहिए, मतलब कंपोजिट सर्विस में इसमें बताया रखा है एक से ज्यादा सर्विस की बात नहीं, ये कहता है देखो ऐसा कुछ ऐसी है, इसमें कुछ बात ऐसी कर रखा है, कंपोजिट सर्विस में बात कुछ ऐसी कर रखा है कि यहाँ पर सर्विस भी है प्लस गुड्स भी है। बात ऐसे है, कंपोजिट सर्विस कहता है सर्विस भी है और गुड्स भी है, और सर्विस का पोर्शन एट लीस्ट 75% है, दैट इज 25% गुड अलाउड, गुड्स अलाउड है। बट ये रेशो क्या नाम है, ये रेशो कम नहीं हो जाना चाहिए, मतलब 75 कम नहीं होना जाना चाहिए, आप ऊपर हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज कंपोजिट सर्विस, सर्विस होनी चाहिए एटलीस्ट 75%। तो क्या होगा, देखो भाई साहब, तो क्या होगा, ये गिवन टू किसको दी जा रही है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है, गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है, लोकल अथॉरिटी को दी जा रही है, और सर और यूनियन टेरिटरी। ठीक है सर, इनको दी जा रही है। तो क्या कह रहा है, बात कुछ ऐसी है, ये एग्जेम्प्टेड है भाई साहब, ये एग्जेम्प्टेड है, बट गिवन टू सर गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एंटिटी, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी,
क्या बोला है, सिंपल शब्दों में याद रखो यार, सिंपल शब्दों में। सर गवर्नमेंट को दी जा रही है, एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट को दी जा रही है, एग्जेम्प्ट है, बट इनको एग्जेम्प्ट नहीं है। कौन कौन सी? सर गवर्नमेंट एंटिटी दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, और सर गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है सर उसको, दैट इज गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी जा रही है यही वाली सर्विसेज, दैट इज क्या नाम है, कौन सी वाली सर, 243 G&W की। और सर वो कंपोजिट सर्विसेज जिसमें 75% ऑफ सर्विस होनी चाहिए, बाकी 25% गुड्स हो सकता है। पहले दोनों की दोनों एग्जाम्प्ट होती थी, पहले दोनों की दोनों एग्जाम्पल होती थी, अब यहाँ पे टैक्सेबल वाला दी कि टैक्सेबल है। और आगे अगर आप दे रहे हो, हे भाई साहब आप दे रहे हो 243 GW वाली आ रही है, कहता है नोट अ सप्लाई, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है, उसको तो बोला गया तुम तुम्हारी सप्लाई नहीं है, बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर भाई साहब एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम एग्जाम्प्ट करने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, ध्यान सुनो। पीछे से टैक्सेबल आ रही है, आगे एग्जेम्प्टेड आ रही है, तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो धीरे धीरे उनको घेरे में ले रहे हैं, धीरे धीरे को घेरे में ले रहे हैं। पहले ये भी एग्जेम्प्टेड होती थी, ये भी एग्जेम्प्टेड होती थी, अब नीचे टैक्सेबल कर दी गई है, ध्यान रखना जी सर। अब आगे जाओ, सबसे मेन रोल, ठीक है, मेन रोल आता है सर, मतलब सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, कहता है ये क्लब है दैट इज सप्लायर है, ये मेंबर है दैट इज रिसिपिएंट है। कहता है ये क्लब दे रहा है अपने मेंबर्स को गुड्स या सर्विस दे रहा है, तो बोला जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ भाई साहब लगेगा, बात कुछ ऐसी है, लगेगा, लगना चाहिए, यही बात कह रहे हैं भाई साहब, लगेगा, लगेगा, ठीक है। कहता है नाउ अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 इट इज अ सप्लाई, ये सप्लाई है, मतलब क्लब अपने मेंबर्स को कोई भी गुड्स दे रहा है, सर्विस दे रहा है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉलो कर जाएगा। क्लब एंड मेंबर जस्ट ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिस्ट्रिक्ट, जैसे भाई साहब डीम्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं ट्रीट किया जाता, एक पेन पे 2 आरसी, ठीक है, दैट इज मेरे ही 2 बिजनेस है, एक बिजनेस के अलग जीएसटी नंबर है, दूसरे बिजनेस का अलग जीएसटी नंबर है, मेरे ही पेन के ऊपर है, तो वो एक दूसरे में डीलिंग करें तो भी उनको डीम डिस्टिंग बोल के बोला जाता है, इन पे को तो सप्लाई मानेंगे मानेंगे मानेंगे, तो बस इनको भी बोला गया तुम पे भी हम क्या करेंगे, इसको भी सप्लाई मान लेंगे क्लब और मेंबर के बीच में। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे बात क्या कहता है, अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना और देखते रहना। कहता है बात कुछ ऐसी है, कहता है नो जीएसटी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, लाइक बस वगैरह में आप जा रहे हो तो कोई आपको भाई साहब मतलब बस में बेचारा आदमी पसीने पसीने जाता है, बेटा पसीना आ रहा है, स्वेट हो रहा है भाई साहब, अब उससे जीएसटी लोगे क्या? है गवर्नमेंट इतनी दरिया दिल भी नहीं हो कि तुम हमसे, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कोई व्यक्ति जा रहा है और उससे भी जीएसटी लोगे? बोला नहीं भाई सिंपल रख दो, वहां पे जीएसटी नहीं है, बट बात कुछ ऐसी है, यही तो नहीं जैसी है सर, क्या कहता है, बट इफ बुक थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बुक कर लिया ना दोस्त, अपने बड़े आदमी को फोन लगाया, ई कॉमर्स ऑपरेटर को फोन लगाया और कहा हे बड़े आदमी भाई बस की सर्विस चाहिए, तो बोला ये गुना गुना होगा और जीएसटी लगा दिया जाएगा, भाई सब छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आ रहे हो तो जीएसटी लगा देंगे, ठीक है, हाँ हाँ आ जाओ। कहता होटल अकोमोडेशन, होटल अकोमोडेशन की सर्विस अगर आप ले रहे हो, सर ये क्या सर्विस होती है दोस्त? देखो सर, हमने याद है, हमें याद भी है सर, ये कस्टमर था सर, इसने ओयो से होटल बुक किया, ई सीईओ का मतलब होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, होटल बुक किया, ठीक है, ये था भाई साहब बिस्ला 5 स्टार होटल, इसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कस्टमर की डिमांड है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम भेज भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बुक कर देंगे। अब कहता है सुनो, कहता है अगर होटल की टर्नओवर 10 लाख 20 लाख को क्रॉस कर जाती है, मतलब जहां पर 10 लाख है वहां 10 लाख को क्रॉस करे, जहां 20 लाख है वहां 20 लाख क्रॉस करिए, पता है आपको जी सर, 10 लाख या 20 लाख को क्रॉस कर जाती है, मतलब होटल एक बड़ा आदमी है, बोला जीएसटी तुमसे लेंगे क्योंकि तुम जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, बस नहीं, यस सर। लेकिन अगर होटल वाले तू रजिस्टर्ड नहीं है, अगर होटल वाले तू रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर से जीएसटी वसूल कर लेंगे, बात सुनिए, ये नहीं आई जी सर आ गई। तो क्या कहता है, आपने इस तरह से होटल बुक किया, अगर टर्नओवर इस होटल की 10 अप टू 10 लाख या 20 लाख है, मतलब ये क्या है, एक ये अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो हु विल लायबल टू पे जीएसटी, सर होटल वाला तो दे नहीं सकता क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो किससे लेंगे सर, ओयो से लेंगे, ओयो को डीम्ड सप्लायर बना लेंगे, क्या बनाएंगे, डीम्ड सप्लायर, हालांकि तू सप्लायर नहीं है, बट हमने कह दिया भाई साहब तू सप्लायर है तो सप्लायर है, ठीक है जी सर। आगे अगर ये क्रॉस कर जाता है 10 लाख 20 लाख को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब हम होटल वाले से जीएसटी की पेमेंट ले लेंगे जी सर। आगे चलते हैं, मैंने कहा देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, मैंने कहा प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आजकल आप लोगों को पता होगा बेटा ऑनलाइन ही आपको सारी सारी सर्विस मिल जाती है, सर प्लम्बर की चाहिए, ब्यूटी की चाहिए, ड्राइक्लीन की चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई साहब, छोटी मोटी सर्विस है, कुछ भी चाहिए आपको, ठीक है, सारी ऑनलाइन मिल जाती है। तो वही बात कर रहा है, कहता है आप प्लम्बर की सर्विस ले रहे हो, ब्यूटी ट्रीटमेंट की ले रहे हो, ड्राइक्लीन की ले रहे हो, पेंटर की ले रहे हो, पार्लर की ले रहे हो, सुंदर हो रहे हो, ठीक है, मतलब वो सर्विस ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, मैंने कहा ये कस्टमर आदमी है,
ये कस्टमर आदमी है, रिसिपिएंट आदमी है, ये सप्लायर आदमी है, प्लम्बर वाला भाई, प्लम्बर वाला भाई। हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास गए, लाइक कोई भी अपने एप्लीकेशन गई, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है अर्बन क्लैब का, आप कोई अर्बन क्लैब का, आप कोई और एग्जांपल ले लो, कितनी सारी ऐप चल रही हैं आजकल। तो बोला आप सिंपल शब्दों में ऑनलाइन अगर आप ये सर्विस ले रहे हो तो भाई साहब सुनो, अगर वो गरीब आदमी है, दैट इज ये प्लम्बर भाई 10 लाख 20 लाख तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अर्बन क्लैब से मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर से जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन वैसा प्लम्बर भाई, ओ प्लम्बर भाई, बोला हाँ तो बड़ा आदमी है, दैट इज एक्सीड कर रहा है टर्नओवर को 10 लाख 20 लाख से, बोला हाँ तो बोला वैसा तुझसे ले लेंगे टैक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। सेम एग्जाम, सेम केस है बेटा, सेम एज होटल, होटल वाला भी तो सेम था। जी सर, होटल वाला भी सेम था। ये याद रखने योग्य बातें हैं बेटा। ड्राइवर आदमी, अब ड्राइवर के पास आ गए। आजकल क्या होता है आपको ना पता हो तो आजकल क्या होता है, उबर ओला बला बला इन्हीं का तो चलता है, इन्हीं का जमाना है, यहीं से तो हम बुक करते हैं टैक्सी वगैरह और यहीं से तो हम ट्रैवलिंग करते हैं। कहता है ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम बताया देखना, अब दोनों के दोनों केस में चाहे ड्राइवर बड़ा आदमी हो चाहे ड्राइवर छोटा आदमी हो, दोनों के दोनों केस में किसको पढ़ने वाले बताना तो जरा सर, दोनों के दोनों केस में किसको पढ़ने वाले हैं? हालांकि सर ये अमेंडमेंट नहीं है, अभी तीनों केस कराए ना मैंने, उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब इसके बाद जो कराने वाला वहां अमेंडमेंट आएगी, ठीक है। दैट इज होटल वाले में कोई अमेंडमेंट नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया सर, क्या नाम है, अर्बन क्लैब वाला क्या कोई अमेंडमेंट नहीं, ये करते कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद जो करोगे उसमें अमेंडमेंट है। कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर व्हीकल, क्या कहते हैं भाई साहब, बात कुछ ऐसी है। बोला हे पापी मनुष्य तुझे पकड़े, कहता है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर। कहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक उबर है, बला बला है, ओला है और है। अब कस्टमर को क्या चाहिए, बोला हे कस्टमर तुझे क्या चाहिए। कस्टमर कहता है मुझे चाहिए गाड़ी, गाड़ी में ड्राइवर आए और मुझको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए। तो ये तो सप्लायर हो गया, ये रिसिपिएंट आदमी हो गया। कहता है सुनो भाई साहब, यहाँ पर छोटी सी है, कहता है आप रेडियो टैक्सी से जा रहे हो, मोटर कैब से जा रहे हो, ठीक है, मैक्सी कैब से जा रहे हो, ठीक है, और मोटरसाइकिल से, आजकल तो मोटरसाइकिल भी चल रही है, ठीक है, ओमनी बस छोटी बस से जा रहे हो, ठीक है, और एनी अदर मोटर व्हीकल, सबको घेर लिया बेटा। ये अमेंडमेंट है छोटी छोटी, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल से याद रखना। पहले क्या था सर, रेडियो, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल, अब इन्होंने ऐड किया है ओमनी बस को एंड अदर मोटरसाइकिल, मतलब अदर मोटर व्हीकल, कोई मोटर व्हीकल है। अगर आप क्या नाम है, यहाँ से आप क्या ले रहे हो सर, आप हमसे एक जगह से दूसरी जगह, सिंपल शब्दों में यार, आप किसी मोटर व्हीकल से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो ना, बात समझ आई? हाँ, तो उसको घेर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो बोला जाता है सुन ले भाई साहब, हे ड्राइवर आदमी, चाहे तू एक्सीड ना करे, चाहे तू एक्सीड कर ले 10 लाख 20 लाख को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तो किससे लेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर से लेंगे, उबर ओला से लेंगे, बला बला वाले से लेंगे। कहता है इन बोथ द सिचुएशन डीम सप्लायर दैट इज उबर ओला या बला 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 लायबल टू पे टैक्स। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर छोटी सी थी कि सर क्या थी, एक तो एनी अदर मोटर व्हीकल और एक ओमनी बस की बात कर रखी है। जी सर। तो आगे आते हैं सर, यहाँ पर अमेंडमेंट है, हाँ ये अमेंडमेंट ही है, पूरी पूरी अमेंडमेंट ही है, ठीक है। जी सर। तो चलो सर अच्छे से पढ़ते हैं, बड़े ही अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम में आएगा सर, हाँ 2 से 3 नंबर का आएगा अमेंडमेंट में से, ध्यान ना। मैंने कहा देखो दोस्त, ये रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, आप लोग आजकल जानते हो जोमेटो स्विगी का जमाना है, ठीक है, तो इनको जीएसटी से कैसे बाहर रख ले भाई साहब। ऐसा कौन व्यक्ति है जो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर ना लेता हो, जो एक दिन में जोमेटो स्विगी से ना खाता हो। हालांकि बेटा आजकल तो सब पर डे ही खा रहे हैं, ठीक है, अरे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जोमेटो स्विगी से ऑर्डर ना करे और उसने खाना ना खाया हो, ठीक है। जी सर। तो मैंने कहा देखो ऐसा, ये कस्टमर आदमी, ये रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से खाना आएगा। जी सर। ये सप्लायर है रियल में, ये रिसिपिएंट है, इसने ऑर्डर दिया कि मुझे ये खाना है, ठीक है, मुझे तो मोमोज खाने हैं, बोला लेते हो मोमोज खा। जोमेटो से स्विगी से मैंने क्या मोमोज किया, या फिर मैंने कहा भाई साहब हमें तो पिज्जा खाना है, कुछ भी करना, ये इसको कहेगा भाई साहब ऐसे ऐसे डिमांड आई है, ये इसको फूड यहाँ भेज देगा, बात समझाई। इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको भेज दे रहे भाई साहब, कितनी भाई साहब कितने मजे वाली बात है। हम इसको कह रहे हैं, ये इसकी मान रहा है, ये हमें दे रहा है, भाई साहब बल्ले बल्ले। अब क्या कहता है, ध्यान सुनो, जो रेस्टोरेंट है, क्या इट इज इन अ होटल, क्या ये रेस्टोरेंट जो आपको स्विगी और जोमेटो के थ्रू क्या लेके आ रहा है, आपके पास ऑर्डर लेके आ रहा है, मतलब आपके ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर रहा है, आपने जो भी मंगाया है, मोमोज, स्प्रिंग रोल, या फिर आपने बर्गर मंगाया है, पिज्जा मंगाया है, क्या वो रेस्टोरेंट एक होटल का पार्ट है, होटल के अंदर रेस्टोरेंट है। जवाब तो आ जाए यस तो वेल एंड गुड है, जवाब आ जाए नो ना, होटल के अंदर नहीं है, तो भाई साहब डीम्ड सप्लाई दैट इज जोमेटो स्विगी वाले ही जीएसटी की पेमेंट करने वाले हैं। अब आ गया जो जवाब, तो आ जाता है यस वो एक होटल के अंदर है, और उस होटल में किसी भी रूम का किराया एक दिन का 7500 या 7500 से ज्यादा है। ध्यान सुनना,
क्या कर रखा है, रूम रेंट 7500 और मोर है एनी रूम पर डे, ठीक है। नहीं सर नहीं है, नहीं है तो भाई साहब बात कुछ ऐसी हुई, जोमेटो एंड स्विगी वाले जीएसटी की पेमेंट करेंगे, अदरवाइज रेस्टोरेंट वाला कब देगा, अगर ऐसा है तो रेस्टोरेंट लाइबल टू पे जीएसटी। बात कुछ ऐसी यार, सर आप हमें समझाओ बात क्या है। मैंने कहा देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, मैंने कहा ये ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात कर रहा है, दैट इज जोमेटो एंड स्विगी की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कहता है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट है, पहली बात तो वो रेस्टोरेंट होना चाहिए, और रेस्टोरेंट कहाँ होना चाहिए, किसी होटल में होना चाहिए, पहली कंडीशन, वो रेस्टोरेंट किसी होटल में होना चाहिए, जी सर, वो रेस्टोरेंट किसी होटल में होना चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, पर डे का रेंट किसी भी एक रूम का 7500 और मोर हो। तो थर्ड में क्या होगा सर, वो रेस्टोरेंट जीएसटी की पेमेंट करेगा, ठीक है। एनी अदर केस, इनको हटके कोई भी केस बन जाए तो क्या होगा सर, स्विगी और जोमेटो वाले पे करने वाले हैं किसको सर, जीएसटी को, ठीक है। ये देखो रेस्टोरेंट लाइबल टू पे जीएसटी, अदरवाइज किसी भी केस में रेस्टोरेंट वाले जीएसटी की पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेड है बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ पर, कुछ ऐसा भाई बिल्कुल खास बात नहीं है। आप लोग देखोगे कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा देखो दोस्त छोटी छोटी, अब ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये नॉर्मल प्रोविजन चल रहे हैं, ठीक है। अमेंडमेंट जो था वो मैंने अभी करवाया, अभी ये नॉर्मल प्रोविजन है। क्या क्या प्रोविजन कहता है, ध्यान सुनो बेटा, कहता है सेक्शन 18 1 2 एंड 3, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 2 एंड 3 क्या कहता है, सेक्शन 18 4 5 एंड 6 क्या कहता है, क्या ये कहता है कि इनिशियली नॉट एबल टू बुक द आईटीसी एंड लेटर ऑन एलिजिबल टू बुक द आईटीसी। यहाँ पर पहले एलिजिबल टू बुक द आईटीसी थी, लेटर ऑन नॉट एलिजिबल टू बुक द आईटीसी। सिंपल शब्दों में पहले कहता है हमें एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां पहले आईटीसी ले सकते थे, बाद में आईटीसी नहीं ले रहे हैं, या फिर पहले आईटीसी नहीं ले सकते थे, बाद में आईटीसी ले रहे हैं। सर कोई भी केस बताना। तो मैंने कहा भाई साहब मैं पहले कंपोजिशन स्कीम में था, ठीक है, पहले मैं कंपोजिशन स्कीम में था, मैं रेगुलर स्कीम में आ रहा हूँ, या पहले मैं रेगुलर स्कीम में था, कंपोजिशन स्कीम में आ रहा हूँ, पहले मैं अनरजिस्टर्ड व्यक्ति था, अब रजिस्टर्ड बन रहा हूँ। तो अनरजिस्टर्ड था तब तो आईटीसी नहीं मिल रही थी, जैसे रजिस्टर्ड बन जाऊंगा तो आईटीसी मिलने लग जाएगी। पहले मैं मतलब रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब वही बात है वॉलंटरी या फिर क्या नाम है आप रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, वो सारी सारी बातें करता है। तो पहला क्या कहता है, नंबर 1 न्यू रजिस्ट्रेशन दैट इज अप्लाइड विद इन 30 डेज। कहता है भाई साहब हम नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, देखो ध्यान से अच्छे से देखना दोस्त। सर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या था, वो था ऐसे, यहाँ क्रॉस कर गए थे 10 लाख और 20 लाख को, और 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया था, एप्लीकेशन डाल दी थी, और यहाँ आपको आरसी मिल गई थी, ठीक है। तो आप 1 महीने के अंदर यहाँ के रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते थे, और इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी आपकी, फिर जहां आपने डाला दैट इज ये मान लो 1/4/2022, तो इफेक्टिव डेट होती थी 1/4/2022। मतलब सर हमें यहाँ पर वो मिला है सर, ये आरसी तो यहाँ ये नहीं बेटा, आरसी मिलती है वहां नहीं देखते, जब आप 10 लाख 20 लाख को क्रॉस कर जाते तो यहीं से जहां से आप रिक्वायर्ड थे, अगर 30 दिन के अंदर टाइम से एप्लीकेशन फाइल करते हो तो, अदरवाइज टाइम से एप्लीकेशन फाइल नहीं करते तो जहां आपने अप्लाई किया ना, मतलब आरसी मिले तब से आपको इफेक्टिव रहेगा। जी सर। भाई कहता है कि भाई साहब देखो जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो यहाँ पे ना तो आपकी कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती थी, नहीं तो आप गवर्नमेंट से कुछ लेते थे, नहीं गवर्नमेंट को कुछ देते थे, ना ही आईटीसी आती थी, ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आती थी। मैंने कहा यहाँ पे आके एक पार्टिकुलर सिचुएशन पे आके 10 लाख 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, तो कहता है दैट डेट वी हैव अ स्टॉक, मतलब लाइबल टू टेक रजिस्ट्रेशन है, 30 दिन में मैंने अप्लाई भी कर दिया और मेरे पास आरसी भी आ जाएगी आगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा एट दैट डेट मेरे पास 1000 किलो का रॉ मटेरियल था, क्या था, रॉ मटेरियल था। तो क्या मेरे को इसका आईटीसी मिलेगा, हाँ सर यहाँ पे मेरे को आईटीसी मिलेगा, और टैक्स लायबिलिटी भी होगी। तो अब देखो क्या क्या रखा है कि भाई मैंने प्राचीन समय में दैट इज बिफोर रजिस्ट्रेशन मैंने क्या था, मैंने परचेज किया था 5000 केजी ऑफ द स्टॉक, ठीक है, 5000 का स्टॉक खरीदा था एट द रेट ऑफ 100, तो कितने रुपए में 50,000 का हो गया जी सर, 50,000 का आपका स्टॉक हो गया जी सर। मैंने कहा इसके ऊपर 18% जीएसटी, हालांकि उस समय मैंने ना ही तो मैंने जीएसटी की आईटीसी ली थी, कुछ भी नहीं लिया होगा, तो 18% कितना हो गया सर, 9,000 आ गया। तो उस समय तो मैंने 9,000 की आईटीसी नहीं ली थी ये सर, लेकिन अब मेरे पास स्टॉक है, जब मैं रजिस्टर्ड करवा रहा हूं खुद को, तो क्या होगा सर, उसके कंटेक्स्ट में आपको आईटीसी मिलेगा। दैट इज अब मेरे पास 1,000 है और मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, तो सर आपको 1,000 का मिलेगा। दैट इज 9,000 किसका है, 5,000 का है, मेरे को 1,000 का चाहिए भाई साहब, 1,000 का कितना आएगा
सर 1000 का आ जाएगा ये 9000 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000, सर 1800 का आपको आईटीसी अब मिल जाएगा। ये बात करता है वैसे सिंपल शब्दों में और कुछ नहीं है। देख लो आगे पढ़ दो, कहता है रिक्वायर टू फाइल एन एप्लीकेशन, 30 दिन के अंदर फाइल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो वही सेम है। इफेक्टिव डेट हो जाएगी जब जब आप लाइबल हुए थे, रिवाइज इनवॉइस इशू कर देना आप 1 महीने के अंदर अंदर, सब सारी बातें पता। अब आगे चलो, कहता है आईटीसी मिल जाएगी इनपुट गुड्स पे, ओनली इनपुट पे, ये ध्यान रखना यहाँ पे इनपुट में मिलेगी, कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगी। ठीक है, आप पहले अनरजिस्टर्ड थे, अब रजिस्टर्ड बन रहे हो तो इनपुट पे मिल जाएगी आपको, कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगी, याद रखना। ठीक है, इनपुट का कितना 1800 की आपको आईटीसी मिल जाएगी। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कहता जो आपको ना पता हो, जो अभी पढ़ गए सेम डिट्टो कहता है। कहता वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया भाई साहब, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पर, ना आईटीसी थी ना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, लेकिन यहाँ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे, जानबूझ के ले रहे, यहाँ पे आईटीसी भी आएगी आपकी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी आएगी। तो कहता भाई साहब पहले मेरे पास 5000 थे, 5000 का गुड्स था, जो मैंने 18% पे लिया था, दैट इज 9000 की आईटीसी बनती थी। लेकिन भाई साहब आप कहता है इफेक्टिव डेट कब बनेगी, इफेक्टिव डेट बनेगी जब आपको आरसी ग्रांट होगी। इसमें आपने क्रॉस तो किया नहीं है, यहाँ पे जब आपने एप्लीकेशन डाली तब नहीं बेटा नहीं, जब आपको आरसी मिलेगी तब। ये ध्यान रखना, पीछे वाले केस में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आप कब से रजिस्टर्ड माने जाओगे, जिस दिन आपको आरसी मिली। वॉलंटरी में जिस दिन आरसी मिली वहां से रजिस्टर्ड माने जाएंगे। लेकिन सर जब हम लाइबल थे, लाइबल हुए 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन डाल दी, आरसी मिली, तो आरसी जिस दिन मिली उस दिन से नहीं, उसके रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे जब आप लाइबल थे वहां से आपको क्या मिल जाएगी सर, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसी का आप क्या नाम है रिवाइज इनवॉइस वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे कोई रिवाइज इनवॉइस का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो मेरे को आईटीसी कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर मेरे को 1800 की आईटीसी मिल जाएगी, मतलब कैपिटल गुड्स यहाँ भी नहीं है। सर नहीं थे रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड हो गए, 10 लाख 20 लाख रुपए आईटीसी मिल जाएगी मेरे को किसी इनपुट गुड्स की। वॉलंटरी लिया तो भी इनपुट की मिलेगी, कैपिटल की नहीं मिल रही है। अब आगे कहता है प्राचीन समय में हम ढीले ढाले आदमी थे, मतलब कंपोजिशन स्कीम में थे, आईटीसी नहीं मिलती थी, यहाँ पर आईटीसी मिलने लग जाएगी। तो क्या कहता है, कहता है पहले कंपोजिशन स्कीम में थी, मेरे पास 1%, 5%, 6% ये वाला था, लेकिन मेरे को आईटीसी नहीं मिलती थी। मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो आती थी बट क्या नहीं था सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तो आती थी बट मेरे पास को मतलब आईटीसी नहीं मिलता था। मैंने कहा मैंने परचेज कर रखा था 5000 रुपए का, जिसका दैट इज जिस पे जीएसटी 9000 था, सेम केस ले रखा मैंने हर जगह पे। मैंने कहा यहाँ पे 1/10/2022 को मैंने क्या किया भाई, नॉर्मल स्कीम में आ गया हूँ। लाइक मेरा जो भी था 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ या फिर वो भी क्या नाम है 50 लाख को लिमिट थी ना, याद आ रहा है जी सर, उनको क्रॉस कर गया। तो क्रॉस करने के बाद मैं नॉर्मल स्कीम में आ गया, तो नॉर्मल स्कीम में आते ही मेरे को आईटीसी मिलेगी। लेकिन कहता है भाई साहब मेरे इस दिन स्टॉक था 1000 का, तो बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक था ना तो आपको हम आईटीसी दे देंगे। कितनी दे देंगे आईटीसी, आईटीसी अवेलेबल फ्रॉम 1/10/2000 इतने से, तो कितनी मिल जाएगी आईटीसी, आईटीसी मिल जाएगी सर 9000 डिवाइड बाय ये, और वो हमने निकाल रखा है सर 1800 की आपकी आईटीसी मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है सर, क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको कैपिटल गुड्स भी मिलेगा, आपको कैपिटल गुड्स पर भी आईटीसी मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, दैट इज कंपोजिशन रेगुलर पे जा रहे हो तो आईटीसी मिलेगा, लेकिन वही केस है बेटा, क्या नाम 5% पर क्वार्टर कटेगा, जितना आपने पहले यूज किया वो कट जाएगा और बाकी भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। देखना कैसे मिलेगा, कहता है इज एलिजिबल टू गेट द आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स, यस यहाँ पर मिलेगा आपको। कहाँ नहीं मिलता सर, रेगुलर मतलब हम चल रहे थे 10 लाख 20 लाख क्रॉस करके नहीं मिलेगा, वॉलंटरी ले लिया कैपिटल गुड्स में नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ और सिर्फ दोनों केस में इनपुट का मिलेगा। लेकिन कंपोजिशन से रेगुलर पे आ रहा है कोई बात नहीं भाई साहब, आपको आईटीसी इनपुट का भी देंगे और आईटीसी आपको कैपिटल का भी देंगे बेटा। यहाँ कहता है यहाँ पर कंपोजिशन थे, यहाँ कोई आईटीसी नहीं थी, नॉर्मल में आते मेरे को आईटीसी मिल रही है। कहता मैंने परचेज किया था एक कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू थी 10 लाख, क्या किया था मैंने, कोई परचेज किया था कैपिटल गुड्स जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, और मैंने जीएसटी पे किया था बेटा 18%, दैट इज 180। तो मैंने कब परचेज किया था भाई साहब, ये शायद 1/11/2021 की बात कर रहे हैं। कहता इस दिन हमने परचेज किया था, ठीक है, और 1 अक्टूबर 2022 को हम कहाँ आ गए हैं, रेगुलर स्कीम में आ गए हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कहता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी हो जाएगा 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं जी सर, ये पता है हमें। तो हमारे क्वार्टर कितने हो गए सर, एवरेज पर हमारे 4 क्वार्टर हो गए, एवरेज पर हमारे 4 क्वार्टर हो गए, एवरेज पर हमारे 4 क्वार्टर हो गए सर। ठीक है, दैट इज अप्रोक्स 1 साल हो गया हमें। ठीक है, 1 साल। ठीक है, वैसे बताया था 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 साल कंप्लीट हुआ कोई दिक्कत नहीं, 1 साल से पुराना हुआ तो नहीं मिलता, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट 1 साल हुआ है। ठीक है जी सर, 1 साल हुआ है, तो रिवर्सल कितना हो जाएगा सर, रिवर्सल हो जाएगा 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे पूरे क्वार्टर निकाल रखे। ठीक है, तो हमें 20% तो आईटीसी मिलेगा नहीं, बाकी मिल जाएगा। तो आईटीसी कितना मिल जाएगा कैपिटल गुड्स के ऊपर सर, 180 था, 180 का 80%, 180 का 80% हमें आईटीसी मिल जाएगा, लाइक 1,40,000
हमें आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, पहले मतलब सर जितना हमने यूज कर लिया उसको घटा दो और जितना बचा हुआ उसको हम आईटीसी मिल जाएगा। सर सिंपल है। दैट इज कितने महीने कितना टाइम यूज किया सर, 1 साल यूज किया है। 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 क्वार्टर को पर क्वार्टर के हिसाब से 5% की गिरावट हो जाएगी। और क्वार्टर कहां से शुरू होते हैं, जनवरी फरवरी से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर चलेगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से क्वार्टर क्वार्टर चलते रहेंगे और सारी सारी चीजें चल जाएगी। ठीक है, क्वार्टर कहां शुरू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, यहाँ पर एक बार देखें क्वार्टर सही चला रखा है या नहीं चला रखा। ठीक है सर, पहला क्वार्टर हो जाएगा दिसंबर तक का, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये यहाँ पे इसको अक्टूबर, यहाँ पे इसको थोड़े सा डेट को चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ कर दो भाई साहब, आप 30 कर दो, ऐसा करो 30 25 कर दो, 25 सितंबर, 25 सितंबर 2022। ठीक है, इससे अब क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर से पहले ही आ जाए, क्योंकि अक्टूबर से बेटा दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है, तो आप 25 नो कर दो, पूरा पूरा ठीक हो जाए। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अब कितने हो गए बेटा, ध्यान सुनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर 3 क्वार्टर ही हो गए और एक पहले क्वार्टर हो गया, तो टोटल 4 क्वार्टर हो गए, पूरे क्वार्टर या फिर पार्ट दे रहे हो जी सर। तो चलो आगे चलते हैं। कहता है लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स, पहले भी पता आपको मैंने कहा था पूरे एंटायर जीएसटी में 5 साल माने गई किसी भी कैपिटल गुड्स की लाइफ को। और कितना नाम है, 5 साल है। 5 साल में कितने क्वार्टर होते हैं बता ना। 5 साल में, 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 साल में सर कितने हो जाएंगे, 20 क्वार्टर, और 5% पर क्वार्टर, तभी तो 100% यूज मानी जाती है। इसी तरह से फॉर्मूला आया था जी सर। ठीक है, ये मैंने वैसे प्रूफ करके दिखाया, याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा पहले आप नॉर्मल स्कीम में थे, अब आप कहाँ गए सर, कंपोजिशन स्कीम में आ गए। या फिर पहले आप टैक्सेबल सप्लाई करते थे, अब एग्जेम्प्टेड कर रहे हो। पहले टैक्सेबल थी, अब एग्जेम्प्टेड हुई, तो एग्जेम्प्टेड होते ही आपको आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। पहले रेगुलर थे, अब कंपोजिशन में आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा सर। तो यहाँ पे आईटीसी छीनेंगे, तो यहाँ से आईटीसी छीनेंगे, अभी दे रहे थे अब छीनेंगे। कहता है देखो भाई साहब, यहाँ पर हमने स्टॉक खरीदा था 90,000 रुपए का, सॉरी यहाँ पे कह रहा था आईटीसी लिया था हमने पहले, आईटीसी था हमारा स्टॉक पे 90,000 रुपए का, आईटीसी दे रखा है क्लियर कट, कहता आईटीसी था 90,000 रुपए। 1/10/2022 को कहता है कि हमारे पास 1,000 की यूनिट है, तो कहता है भाई 1,000 की यूनिट है ना, तो इस आईटीसी को रिवर्स मार दो, तो मिलना नहीं है। तो 90,000 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो दैट इज बेटा 18,000 की आईटीसी को रिवर्स मार देंगे। और आईटीसी को रिवर्स मारने का मतलब होता है सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है जी सर। अगर कैपिटल गुड्स में सेम करेंगे, जितना यूज कर लिया है तो पर क्वार्टर पार्ट दे रहा हो उसको लेस कर देंगे, और बाकी जो बचेगा उसको करने से दैट इज रिवर्सल ऑफ आईटीसी सेम एज परसेंटेज, ऊपर जो हमने कर रखा वैसे ही करेंगे। ठीक है, ओके सर, कोई बड़ी बात, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम तो फिर भी भाई साहब न्यूमेरिकल करा रहे हैं, छोटी छोटी पॉइंट दे रखे हैं ओनली बस। ठीक है जी सर, याद रखेंगे। आईटीसी का वही सेम रिवर्सल, सॉरी कैपिटल गुड का सेम रिवर्सल है, वही जितने टाइम तक यूज किया है ना भाई साहब, उसका 5% पार्ट दे रहा हूं तो हम कर रख लेंगे, अदरवाइज रख लेंगे। मैंने कहा भाई साहब कंपोजिशन स्कीम से आने से पहले मैंने 5 साल यूज कर लिया, तो सर आपका एक रिवर्सल है, क्योंकि कैपिटल गुड्स की लाइफ ही 5 साल है जी सर। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सर क्या क्या चांसेस है, पहली बात क्या रखा है, ड्यू टू द अबव चेंजेस, कहता है आईटीसी इज अलाउड, आईटीसी इज अलाउड और इनपुट ऑब्लिक कैपिटल गुड्स। आपने कहीं देखा इनपुट को मिल रहा था, इनपुट का तो सब में मिल रहा है सभी केस में, लेकिन कैपिटल गुड्स का कभी कहीं कहीं मिल रहा है। कैपिटल गुड्स का 2 जगह नहीं मिल रहा, जब आप 10 लाख 20 लाख को क्रॉस करके आ रहे हो या फिर वॉलंटरी आ रहे हो वहां नहीं मिलता, बाकी हर जगह कैपिटल गुड्स का मिल रहा है। ठीक है, ओनली इफ टैक्स इनवॉइस इज नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मतलब जो आपका इनवॉइस है ना 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तभी आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई नहीं, मतलब आप रेगुलर कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, आप जो आईटीसी ले रहे हो वो बिल 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जी सर। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू फाइल एन आईटीसी 01, एक फॉर्म है बेटा, इफेक्टिव डेट सॉरी इफेक्ट दैट ही इज एलिजिबल टू बुक द आईटीसी। कहता है विद इन 30 डेज में हम डालेंगे कि हम आईटीसी ले रहे हैं, और एक्सटेंशन भी दे सकते हैं भाई साहब डिपार्टमेंट वाले, तो एक्सटेंशन दे देंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, 30 दिन के अंदर डालो। कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द ऑफ रिमेनिंग कैपिटल गुड्स एंड इनपुट गुड्स, बताएंगे कि हमारा इतना कैपिटल गुड्स है, इतना इनपुट गुड्स है, इस पे इतना आईटीसी हमें बनता है, ये दे दो। अब कहेगा इफ, अगर वो इन सबका इनपुट प्लस कैपिटल गुड्स का आईटीसी अगर आपका 2 लाख से ज्यादा है, अगर आपका आईटीसी 2 लाख से ज्यादा बन रहा है, तो कहता है भाई साहब आप हमें एक सर्टिफिकेट ला के दे दो जो प्रैक्टिस में हो, या तो किसी सीए से या किसी सीएमए से, इनमें से एक से क्या ला दो, हमें सर्टिफिकेट ला दो अगर आपका आईटीसी 2 लाख या 2 लाख से मतलब ग्रेटर देन 2 लाख है, तो अप टू 2 लाख कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रेटर देन 2 लाख दिक्कत वाली बात है। आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं जी सर। हाँ
हाँ आगे चलते हैं, क्या कहता है भाई। देखो दोस्त, बहुत छोटी छोटी बातें करता है ये भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहे। कहता है एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अपनी किताबें मेंटेन करेगा। भाई कौन कौन सी किताबें मेंटेन करेगा सर, बताना तो। मैंने कहा देखो दोस्त, ये कौन कौन सी किताबें मेंटेन करने वाला है। कहता है जितनी भी आपने इनवर्ट परचेज की है, इनवर्ट सप्लाई दो। आउटवर्ड सप्लाई दे रही है, जितनी भी आपने सेल वगैरह की है उसकी बताओ। आपने कितना आईटीसी लिया है, कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सब की सब डिटेल दे दो। और जो भी आपकी किताबें रजिस्टर्ड है जो मेंटेन करोगे, वो 72 वीक तक मेंटेन, सॉरी 72 मंथ के मेंटेन करने वाले हो, 72 महीने के मेंटेन करने वाले हो। और कहता है कि अगर आपके बीच में कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी वगैरह हो जाती है, मान लो आज मेरी इंस्पेक्शन इंक्वायरी हुई है, तो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी हो जाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को कम से कम 1 साल तक तो आप रखिए ही रखिए। वो सारी बातें कह रखी भाई साहब, सारी सारी डिटो सेम ये बात कह रखी है, और कोई बड़ी बात नहीं कह रखी, सिंपल सिंपल शब्दों में कह रखा है। कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शेल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, these are true and correct which may be kept in the e form। e form में रखने वाले भाई सब, ऐसा नहीं है कि कागजों में लिख लोगे ना, e form में होने चाहिए। इनवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज परचेजेस की बात कर रहा है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज ये सेल की बात कर रखा है। आईटीसी एंड टैक्स पेड की बात कर रखा है। आपने कितना माल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किया उसकी बात कर रखा है। एज मे बी प्रेस्क्राइब अदर की बात करता है। कहता है रिकॉर्ड कहाँ रखोगे भाई सब, सिंपल शब्दों में बेटा, लो पढ़ते आ रहे हो बेटा, सीएस के बच्चे हो हमें सब पता है, सीए के बच्चे हो तो भी पता है, सीएमए के बच्चे हो तो भी पता है, क्या पता है स्पेशली सीएस के लिए क्लास, क्या पता है कि आप रिकॉर्ड कहाँ रखने वाले हो सर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जाओ, मेंशन है हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर। जी सर, आगे चलते हैं। रिटेंशन कब तक करोगे सर, 72 महीने तक करेंगे। ठीक है, 72 महीने कहां से, ध्यान रखना 72 महीने कहां से सर, ध्यान रखना फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर 31 मार्च नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न से 72 महीने तक उनको रखेंगे। ठीक है, दैट इज पीरियड ऑफ द रिटेंशन ऑफ द रिकॉर्ड, दैट इज 72 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर परटेनिंग टू सच रिकॉर्ड, जिस साल से रिलेटेड है उस साल की एनुअल क्या नाम है, एनुअल रिटर्न से 72 महीने तक आप उसको संभाल के रखने वाले हो। आगे क्या कहता है, आगे वही बात करते हैं। अगर अ टैक्सेबल पर्सन हु इज अ पार्टी इन एनी अपील, रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स फाइल बाय हिमसेल्फ, या तो खुद फाइल करे या डिपार्टमेंट फाइल कर दे, और अंडर एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर एन ऑफेंस शैल रिटेन द रेलेवेंट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम फाइनलाइजेशन, वो अपील फाइनल हो गई, वो क्या नाम है, वो प्रोसीडिंग फाइनल हो गई उसके 1 साल तक, या फिर वो अबव पीरियड 72 महीने वाला जो भी उनमें से ज्यादा, मतलब 72 महीने एक्सपायर हो गए, मतलब सुनो प्रोसीडिंग खत्म हुई है मेरी 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, ये क्या कहता है 1 साल तक रखने रखने भाई साहब, 1 अक्टूबर 2023 तक रखने रखने, लेकिन मेरे 72 महीने खत्म हो रहे हैं कब, 1 सॉरी 31/3/2023 को मतलब खत्म हो रहे हैं, तो क्या कहता है भाई साहब यहाँ तक मेंटेन करो, लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम होता तो यहाँ तक मेंटेन करते, सिंपल शब्दों में कहता है प्रोसीडिंग खत्म होने के 1 साल तक, या फिर ऊपर अब जो 72 मंथ है वहां तक, जो भी लेट रहेगा वहां तक आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं। जी सर, आगे आगे किसकी बात करता है, कहता है सुनो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, सबसे अच्छी बात है सुनो यार, आप लोगों को ये पता है, हाँ ये पता है, मैंने कहा जो भी आपने ये बिस्ला गारमेंट्स है, जो भी इसने इनवर्ट सप्लाई ली है, इनवर्ट सप्लाई ली है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। यस, अगर आप इसको किसको यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा इसको अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूँ या एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूँ, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ, कर्मकांड कर रहा हूँ इनके लिए, तो सर यहाँ आईटीसी आपको नहीं मिलती है, यहाँ आईटीसी मिल जाती है, बस में यही नहीं। ठीक है, कहता है ये कर्मकांड कर रहे हो और आप हमें बता नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो आप, आईटीसी ले बैठे हो लेकिन आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो भाई साहब कह रहे हैं हमको छोड़ने वाले नहीं है, डिपार्टमेंट कह रहा है भाई साहब छोड़ने वाले नहीं है आपको। आ जाओ, कहते हैं गुड्स आपका चोरी हो गया, बताया नहीं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया बाय द वे ऑफ गिफ्ट वगैरह, फिर सैंपल वगैरह आपने दे दिए, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फेल्ड टू अकाउंट फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज, मतलब वो गुम हो गया, चोरी हो गया, ये हो गया, आपने बताया नहीं, मतलब आपने आईटीसी लिए बैठे हो, ऐसा तुम्हारी तो दिक्कत वाली बात है। अब तुमने आईटीसी फिर भी ले ली तो सो कॉस्ट नोटिस एससी एंड सो कॉस्ट नोटिस देंगे और डिमांड ऑर्डर दे देंगे कि इतने का पैसे दे, देखो छोड़ने वाले नहीं है, है क्या रखा है। ये भाई प्राचीन बात करता है, अब आजकल ये ऐसा है नहीं, ये मैंने लिख दिया, फिर प्राचीन बात क्या कहता है, अर्लियर ऑडिट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट करवानी पड़ती थी अगर आपके टर्नओवर एक्सीड कर जाती थी 2 करोड़ से। ठीक है, अर्लियर ऑडिट ऑफ बुक लिमिट थी ये, और सीए और सीएमए से सर्टिफाइड करवानी पड़ती थी। नाउ दिस प्रोविजन इज नॉट रेलेवेंट, अब ये प्रोविजन रहा ही नहीं, वैसा नहीं रहा तो छोड़ो ना, आटा मारो। फिर मैंने ये दे दिया एचडी कहीं एमसीक्यू में आ जाए और आपको ये देखा दिखा लग रहा हो 2 करोड़ वाला एमसीए ये वाला, तो कहीं आप इसमें टिक कर दो, अब ये प्रोविजन ही नहीं रहा।
ठीक है। अब क्या रखा है, अब ये प्रोविजन को ध्यान रखना, कहता है टैक्स पेयर हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 5 करोड़, ध्यान ना 5 करोड़ पे ध्यान रखना, 2 करोड़ पे मत ध्यान रखना, 2 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आर रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9C ऑन द सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस। मतलब पहले कहता था 2 करोड़ से ज्यादा है तो सी और सीएमए के सर्टिफिकेशन की हमें जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब करा पहले 2 करोड़ को 5 करोड़ में तब्दील कर दिया गया, और अब कहते हैं जीएसटीआर 9C दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और सेल्फ सर्टिफाइड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीएसीएस को छोड़ो, मतलब सीए सीएमए को छोड़ो, क्योंकि सीएस का तो नाम था ही नहीं, ठीक है जी सर। यहाँ पे सी एंड सीएमए की बात है सर्टिफिकेशन की, ठीक है जी सर। तो सर हम कहाँ हैं, आप भाई साहब आप कंपनी के बड़े लेवल पे बैठे हुए हो, हैं आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, हाँ। आई क्या कहता है कि भाई साहब ऑडिट करेंगे यार, आपकी हम करेंगे ऑडिट, ठीक है। ऑडिट 2 प्रकार से बता रखी है यार, देखो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, अब कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं, सिर्फ स्मूथ लिखा था भाई साहब। ऑडिट हम आपकी 2 प्रकार से करवा सकते हैं, नॉर्मल ऑडिट, मतलब नॉर्मल मन कर गया और आ गए, हमारा मन किया चाय पीने के बहाने हम आ गए हैं, हम कहते हैं भाई साहब सुनो भाई साहब चाय लेके आइए, चाय पी रहे हैं, और कहते भाई साहब चाय पीने आओ ना, ऑडिट करने आओ, नॉर्मल ऑडिट करने आओ तो 15 दिन पहले बता देना हम आ रहे हैं, उस दिन आ रहे हैं, ताकि हम आपकी खातिरदारी के लिए सामान ले आए। बस वही नॉर्मल ऑडिट में 15 दिन पहले आ जाएंगे, स्पेसिफिक ऑडिट बस ऐसे आ जाएंगे और सिस्टम खराब कर देंगे। अब कहते हैं 100 कोस्ट नोटिस भी डाल सकते हैं, हाँ 100 कोस्ट नोटिस दोनों में डाल सकते हो, नॉर्मल में भी और स्पेसिफिक में भी, बट कब डालोगे, जब आप गलत कर्मकांड करोगे, आईटीसी आपने गलती मतलब आपने गलत आईटीसी ले लिया, उसका मिस यूटिलाइजेशन कर लिया, आप आईटी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हो तो भाई सब 100 कोस्ट नोटिस डाल देंगे। अब पढ़ना भाई, कहता है कि कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, दैट इज कमिश्नर के द्वारा ऑथोराइज किया गया है, ऑडिट ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट एट एनी प्लेस, दैट इज आपके ऑफिस प्लेस पर भी आ सकता है और एसएससी के प्लेस पर भी आ सकता है जहां एसएससी रहता है, ठीक है। आगे कहता है इट मे बी फॉर, किसी एक फाइनेंशियल ईयर के भी लिए भी ऑडिट हो सकती है, एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए भी हो सकती है, और पार्ट देयर ऑफ मतलब 6 महीने की 3 महीने की भी ऑडिट हो सकती है। फॉर सच ऑडिट नोटिस ऑब्लिक इन्फॉर्मेशन टू बी सर्व 15 डेज इन एडवांस, हम भाई एडवांस देंगे कि हम आ रहे हैं चाय पीने के लिए, हम आपकी किताबें देखने के लिए आ रहे हैं, और वो एडीटी जीएसटी एडीटी 01 में होगा, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, ज्यादा इतना रेलिवेंट है नहीं वैसे ये फॉर्म वगैरह, यहाँ वाला है। नाउ एसएससी क्या नाम, एसएससी दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइड करेगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पर, किसको, वो जो जीएसटी वाले आए हुए पूछ रहे हैं कि हम आपका ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट करवाएं। टाइम लिमिट फॉर द ऑडिट 3 महीने में हो जानी चाहिए, या फिर एक्सटेंशन मिल सकते हैं आपको मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक की, ठीक है। फ्रॉम कब से, कब से भाई साहब, कब से, कहता है 6 महीने, कब, ये जो 3 महीने और 6 महीने है कब से, कहता है फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट मेड अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट, जिस दिन अपने डिपार्टमेंट को बुक ऑफ अकाउंट दी, या फिर उन्होंने एक्चुअल में ऑडिट स्टार्ट की, विच एवर इज लेटर, ध्यान रखना जी सर। कहता है ऑन कंक्लूजन, भाई साहब ऑडिट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी एडीटी 02 में जाएगा, 01 में क्या आ रहा था हमारे पास, नोटिस आ रहा था, और 02 में वो अपनी रेगुलर रिपोर्ट की, रेगुलर ऑडिट की रिपोर्ट दे रहे हैं। ऑफिसर इन्फॉर्म हिज फाइंडिंग्स विद इन 30 डेज, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, किसको बताएगा, एंड 30 डेज में बताएगा, ठीक है। एंड टेल द राइट एंड द ऑब्लिगेशन एंड इफ नेसेसरी शो कोस्ट नोटिस, को बताएगा वैसे डिपार्टमेंट को बताएगा क्या कि भाई साहब क्या नाम है कि शो कोस्ट नोटिस इशू किया जाएगा, अरे भाई साहब किसको इशू किया जाएगा, भाई साहब रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाएगा ना, शो कोस्ट नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर सारी चीजें उनको इशू कर दी जाएंगी। सर यहाँ पे क्या नेसेसरी, शो कोस्ट नोटिस शैल बी इशू, ठीक है। मतलब भाई साहब 3 महीने और 6 महीने कहां से, जब आपने उसको किताबें दी या उन्होंने अपनी ऑडिट स्टार्ट की विच एवर इज लेटर से, ठीक है। बाद में वो क्या करेंगे सर, वो बाद में क्या नाम है कंक्लूजन में क्या देंगे कि बताएंगे कि भाई साहब ये हमारी फाइंडिंग वगैरह है, और अगर शो कोस्ट नोटिस देना होगा तो शो कोस्ट नोटिस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा सर, शो कोस्ट नोटिस दिया जाएगा उसको, किसको, एसएससी को, ठीक है, जिस रेगुलर टैक्सेबल पर्सन को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है शो कोस्ट नोटिस क्यों दिया जाएगा भाई साहब, बताना तो। कहता है टैक्स नोट पेड, पापी आदमी है, शॉर्ट पेड कम दे दिया, 1 लाख देना था दिया नहीं, 1 लाख देना था आपने 50,000 दे दिया, ठीक है। इरोनेशली रिफंड, इरोनेशली का मतलब होता है भाई साहब, इरोनेशली का मतलब होता है बिना बात रिफंड ले रहे हो, है बनता है नहीं, रिफंड लेने आ गए, ठीक है। आईटीसी रॉन्ग अवेल और यूटिलाइज, आपने बिना बात का आईटीसी ले लिया और ले लिया, लेकिन उसको आपने गलत तरह से यूटिलाइज कर लिया, भाई साहब बहुत बड़े पापी आंसर हो आप तो। कहता है सेक्शन 66 स्पेशल ऑडिट, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है इसके। कहता है नीड टू कंडक्ट ड्यूरिंग एनी ऑडिट, नीड टू कंडक्ट एनी, मतलब एक बार आप इसे देख लेना है, मतलब जो लिख रखा है उसको देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसा 66 है स्पेशल ऑडिट का। कहता है कि नीड टू कंडक्ट ड्यूरिंग एनी
scrutiny, inquiry, investigation and any other proceeding and the complexity of the case and the interest of the revenue, हमें लग रहा है वैसे स्पेशल ऑडिट होनी चाहिए तो स्पेशल ऑडिट करवा देंगे। ऑफिसर इन द ओपिनियन दैट, क्या ओपिनियन क्या है, नंबर 1 पहली ओपिनियन, ये ओपिनियन होगी तो ही स्पेशल ऑडिट होगी, अदरवाइज ऑडिट स्पेशल ऑडिट नहीं होगी। क्या होगी, हैज वैल्यू वैल्यू हैज नॉट बीन डिक्लेयर करेक्टली, आपने करेक्ट वैल्यू हमें नहीं बताई गई है, ठीक है। और आईटीसी इज नॉट अवेल विद इन द लिमिट, आईटीसी का आपने धज्जियां उड़ा रखी, वैसे बिना बताओ आईटीसी लिए बैठे होगा सब, ठीक है। नाउ क्या था, एसी एंड डीसी और अबव रैंक, छोटे लोग तो आ जा ही नहीं सकते, एसी और डीसी और उससे अबव रैंक के व्यक्ति ही जा सकते हैं, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, कमिश्नर की अप्रूवल भी लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है एसीडीसी के रैंक के हमारे व्यक्ति स्पेशल ऑडिट के लिए जा रहे हैं, तो बताओ किसकी क्या नाम अप्रूवल चाहिए, नो अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर, ठीक है, अप्रूवल ऑफ ऑल डिपार्टमेंट और अप्रूवल ऑफ द निर्मला सीतारामन जी, दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या हो गया, या फिर नीचे लिख देंगे क्या नाम है ऑडिट कमेटी कह रहे हैं, क्या नाम है जीएसटी काउंसिल, तो आप क्या करोगे सर, कमिश्नर से हम अप्रूव करवाएंगे, ओके सर। आगे चलो, कहता है नोटिस टू पर्सन फॉर द स्पेशल ऑडिट बी कंडक्टेड बाय, किस कौन कंडक्ट करेगा, सीए या फिर कोस्ट अकाउंटेंट एज नोमिनेटेड बाय द कमिश्नर, वही बता रखा, फॉर्म वगैरह बता रखा है, ठीक है। कमिश्नर अपॉइंट करेगा सीए या फिर सीएमए को कि भाई आप करो। टाइम पीरियड, पहले सर हमें 30 दिन और 6 महीने मिलते थे, नॉर्मली में यहाँ पे 90 मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दे देना भाई साहब उस सामने वाले बंदे को। कहता है कि ऑडिट फी कौन पे करेगा, कमिश्नर ही पे करने वाला है, ठीक है जी सर। और स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट कहाँ आएगी सर, जीएसटी एडीटी 04 के अंदर आ जाएगी। और बेटा यहाँ पे शो कॉस्ट नोटिस भी दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, अगर वही ऊपर वाले कर्मकांड कर रहा है तो, क्या सर टैक्स पेड नहीं किया है, पेड किया है तो कम पे किया है, इरोनियसली रिफंड लिया है, ठीक है, इरोनियसली रिफंड ले रहे हो आप, या फिर रॉन्ग अवेलेबल या यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कर रहे हो आप, ठीक है जी सर, ठीक है। तो मैं एक बार आपको 1 मिनट का ब्रेक दूं, पानी पी लेता हूँ मैं, हाँ जी सर, आप भी पानी पी लीजिए, ठीक है। कोई टी ब्रेक देता है, हम वाटर ब्रेक दे रहे हैं आपको, ठीक है जी सर, वाटर ब्रेक देते हैं। और भाई साहब वाटर ब्रेक देते ही भाई साहब मैंने को इतना चुल्लू मुल्लू टॉपिक आएगा आपके सामने, आप कहोगे सर ये कैसा टॉपिक आ गया है, कृपया करके आप हमें बताइए कैसा टॉपिक आ गया है, ठीक है जी सर। ओके 1 मिनट ब्रेक देता हूँ, पानी वगैरह पी लीजिए आप लोग। हाँ जी दोस्त, करें आगे, जी सर आप आ जाइए और आगे करते हैं। एडवांस रूलिंग, कहता है एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है दोस्त, बताना तो। एडवांस रूलिंग क्या होती है सर, एडवांस रूलिंग होता है चाहे कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति हो चाहे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन लेने के इच्छुक है, वो पूछ सकता है पहले ही कुछ ना कुछ पूछ सकता है। लाइक सर आप, हम लोगों ने भी सीएस में आने से पहले हमने इंक्वायरी की थी कि सीएस में क्या है, कौन कौन सी स्टेजेस है, कैसे पार करते हैं इसको लोग, कैसे हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, कितनी फीस लगती है, कितनी कोचिंग की फीस लगती है, कितनी इंस्टीट्यूट लेता है, बाद में मेंबरशिप की फीस कितनी होती है, सब कुछ पूछा होगा। तो वही इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ पे। कहता है भाई साहब सुनो, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यक्ति हो या रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, आप पूछ सकते हो क्या गुड्स है, क्या सर्विस है, ठीक है, सप्लाई है या नहीं है, ठीक है, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, एसेसेबल वैल्यू क्या लगेगी, रिटर्न कब भरनी है, कौन सा रेट लगेगा, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, सब कुछ आप पूछ सकते हो। लेकिन आप एक चीज नहीं पूछ सकते दोस्त, एक चीज नहीं पूछ सकते, क्या नहीं पूछ सकते सर, आप ये नहीं पूछ सकते ये इंटर सप्लाई है या इंट्रा सप्लाई है। ऐसा क्यों, अगर आपको याद हो ना, तो हमने आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए पढ़ा था, जिसमें बता रखा था
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिवली पावर दी है कि इंटर आप बताओगे। इंटर अगर स्टेट गवर्नमेंट इनको दे दिया ना फिर लड़ मरेंगे, हम बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, इसलिए उसके लिए IGST एक्ट था। बात समझ आई नहीं? तो यहाँ पर आप एडवांस रूलिंग में सिर्फ एक चीज नहीं पूछ सकते, क्या इंटर है क्या इंट्रा है, बाकी सारी चीज पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो पूरी प्रोसीडिंग बता देता हूँ। इसमें हम आपसे एडवांस रूलिंग से पूछने गए कि भाई बताओ, एडवांस रूलिंग हमें अपनी ऑर्डर दे देगी कि हाँ भाई ये हमारा ऑर्डर है। अगर एडवांस रूलिंग को भी डाउट लगता है, हमने कुछ उससे पूछा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूछा, उसको डाउट लग रहा है तो उसने किसी अपीलेट अथॉरिटी से पूछा, अपीलेट अथॉरिटी से एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने पूछा और उसने फिर अपीलेट अथॉरिटी ने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को बताया कि हाँ इस केस का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर वो एडवांस रूलिंग हमें कम्युनिकेट कर देगी ये। या फिर दूसरे केस में कहता हूँ एडवांस रूलिंग ने हमें कोई क्या नाम है ऑर्डर दिया, अब हम भाई साहब उससे मजा नहीं आया, मैंने कहा ना 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 अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या करेगी सर, अपीलेट अथॉरिटी उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, उसको कंफर्म भी कर सकती है, उसको सेट असाइड भी कर सकती है, उसकी मर्जी है। मैंने कहा जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो भी होता है बेटा, इसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है 5,000 और 10,000 एज अ केस में भी आपको फीस देनी पड़ती है। फीस देने के बाद आपको क्या होगा सर, फीस दोगे तो आपको एडवांस रूलिंग मिलेगी। तो ये एडवांस रूलिंग मिलती है, मान लो मैं लेने गया ना, वो रूलिंग मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, किसी मिस्टर श्याम मोहन सोन के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब ये पर्सन स्पेसिफिक है, ऐसा नहीं सबके लिए मिल जाएगी। एडवांस रूलिंग कब कब नहीं दी जाएगी, अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है या उस पर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, वहां पर एडवांस रूलिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, और ये एडवांस रूलिंग कब तक बरकरार रहेगी, जब तक कोई लॉ में चेंज नहीं आ जाता, जब तक कोई अदर नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, तब तक वो एडवांस रूलिंग जिंदा रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर एडवांस रूलिंग आपने ली है गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, तो एडवांस रूलिंग को कहेगा जाएगा कि ये एडवांस रूलिंग वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। जी सर, अब देख लो भाई साहब, सारी चीजें तो बता दी है। कहता है इलिजिबल कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और डिजायरस सर डिजायरस क्या है टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, मतलब वो अभी अनरजिस्टर्ड लेकिन रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, आस्क ओनली अच्छी बात है, कौन कौन सी बातें पूछ सकते हैं सर, गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, सप्लाई क्या है, टैक्सेबल पर्सन कौन है, एग्जाम्पशन के कैसे मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पशन 2 बार लिख दिया था, एसेसेबल वैल्यू क्या है या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, रेट ऑफ टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ITC, सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह कुछ पूछ सकता है, लेकिन क्या नहीं पूछ सकता, क्या है इंटर, क्या है इंट्रा, क्यों सर 269 कैपिटल ए में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, दैट इज ये IGST एक्ट में लिखा हुआ, तो भाई साहब इनसे आप मत पूछ लेना, ये इंटर नहीं बताने वाले आपको। एप्लीकेशन के लिए 5,000 फीस जाएगी भाई साहब। GST एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर्म नंबर 1 में। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कौन है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हर स्टेट में बैठी होती है, तो टेंशन ना ले। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी लोकेशन इन ईच स्टेट कौन कौन होगा सर, पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक स्टेट गवर्नमेंट का आदमी बैठा होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी बैठा होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वो जेसी क्या नाम है ज्वाइंट कमिश्नर और अबव रैंक का होगा बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, कई बार एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो कुछ इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मैंने कहा कौन व्यक्ति जा सकता है एडवांस रूलिंग में सर, एक रजिस्टर्ड व्यक्ति भी, एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति भी। अगर वो रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी GST डिपार्टमेंट से कुछ मांग सकती है, कॉलिंग द रिकॉर्ड्स एंड द रिटर्न इफ एप्लीकेंट इज रजिस्टर्ड, मतलब रजिस्टर्ड है उससे पूछेगी, उससे पूछेगी GST डिपार्टमेंट से, ओए टाइम पे रिटर्न भर रही है, सही सही है, इसकी रिकॉर्ड वगैरह ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लेनी होगी ना वो डिपार्टमेंट से ले लेगा, कौन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा। कहता है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मार दिया जाएगा, भाई साहब कहेंगे चलो भाई साइड साइड कब मार दिया जाएगा, इन केस ऑफ पेंडिंग सॉरी इफ केस इज पेंडिंग, किसी भी कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है, या डिक्लेयर्ड बाय द एडजुडिकेटिंग लेवल, ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर दिया गया है वो पेंडिंग है, या फिर इफ केस इज पेंडिंग विद द एडजुडिकेटिंग लेवल, या फिर डिसाइडेड बाय द, या फिर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया किसने, किसी भी अपीलेट लेवल पर डिसाइड हो चुका है, या फिर वो पेंडिंग है। जी सर, कहता है जब भी आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट मारोगे ना, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कब दोगे भाई साहब, जब आप रिजेक्ट मारोगे। हम रिजेक्ट मारे भाई साहब, तेरे को कोई तेरे को खुंदस निकालनी है तो निकाल दे, कहता है, और कम्युनिकेट द ऑर्डर, ऑर्डर हम कम्युनिकेट कर देंगे उस एप्लीकेंट को जिसने हमारे पास एप्लीकेशन डाली थी। आगे कहता है अगर आपने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, बात सुनिए ठीक है, कहता है एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, कहता है द ऑर्डर ऑफ ARA सर्टिफाइड विद इन 90 डेज। मैंने कहा कि भाई अथॉरिटी ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम आपका ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर कितने दिन में दिया जाएगा, 90 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आई उस दिन के 90 दिन के अंदर अंदर आपको डिसीजन देना होगा। ठीक है, इफ आगे बढ़ना,
इफ एनी एप्लीकेंट या फिर ऑफिसर, मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वाले भी, मे फाइल एन एप्लीकेशन टू द एए एडवांस अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी को फाइल कर सकते हैं कितने दिन में, 30 दिन के अंदर, और एक्सटेंशन भी कितनी मिल सकती है, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, बात समझ आई नहीं, सिंपल शब्दों में कह रहा है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अगर तूने डिसीजन, अपने डिसीजन दे रहे हो तो 90 दिन के अंदर दे देना, और आपने डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी ऑफिसर भी जा सकता है और एप्लीकेंट भी जा सकता है 30 दिन के अंदर, और एक्सटेंशन है 30 दिन के अंदर की और की। मैंने कहा कि भाई साहब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भाई साहब डिसीजन कह तो दिया कि हाँ मैं देने वाला हूं, लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को डाउट था, क्या कर रखा है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को डाउट था, वो किसके पास जा सकती है, वो पूछ सकती है, अंदर ही अंदर पूछ सकती है, हे अपीलेट अथॉरिटी बताना इसका क्या 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 इसका डिसीजन क्या होगा, ठीक है, तो अंदर अंदर भी पूछ सकती है। जी सर। मैंने कहा नहीं भाई साहब वो तो वो चले गए भाई साहब, गो टू, उन दोनों को दिक्कत हुई, उन दोनों में से या तो ऑफिसर चला गया, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी चली गई, या एप्लीकेंट चला गया, तो बोले भाई साहब पहली बात 10,000 रुपए दे देना और साइन करके आ जाना। लेकिन ये बात कह रखी है भाई साहब, ये एप्लीकेंट के ऊपर है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जा रही है ना, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी को पैसे नहीं देगी, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन लेके जाएगी और साइन कर देगी, वो पैसे नहीं देगी, सिर्फ पैसे कौन देता है, क्या नाम, एप्लीकेंट देता है बेटा। जी सर, याद रखेंगे। मैंने कहा देखो दोस्त, क्या रखा है, अपीलेट अथॉरिटी के पास गए हम लोग, दे आर अवेलेबल इन ईच स्टेट, हर स्टेट में होगा, चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी और क्या नाम है कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी होंगे बेटा। यहाँ पे कहता मे मॉडिफाई, कंफर्म और मॉडिफाई कौन सा ऑर्डर, जो अपीलेट अथॉरिटी ने दिया था, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दिया था, तो अपीलेट अथॉरिटी उसको मे मॉडिफाई भी कर सकती है और कंफर्म भी कर सकती है। द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट एआरए, क्या नाम है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, विद इन 90 डेज मेकिंग रेफर, मतलब इसके पास भी आया तो ये 90 दिन के अंदर सॉर्ट आउट करके देगी ही देगी। आगे पढ़ना, कहता है क्या नाम है, इफ ए दैट इज अपीलेट अथॉरिटी इज आल्सो इन डाउट, ओ भाई साहब उसको भी डाउट आ गया, सुनना, मैंने कहा, हमने कहा कि भाई साहब हमें ये रूलिंग दे दो, हमने पूछा ये गुड्स है सर्विस है, वो गया एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को भी डाउट है कि भाई साहब ये गुड्स है सर्विस, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी गई अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी उससे कि गुड्स है सर्विस है, सबको डाउट है, तो क्या भाई साहब, भाई नहीं ना ना एडवांस रूलिंग नहीं देंगे हम, तो उस पर एडवांस रूलिंग नहीं दी जाएगी। इफ एडवांस रूलिंग इज ऑब्टेन विद फ्रॉडुलेंटली, तो भाई साहब वो वॉइड अब इनिशियो होगा, शुरू से ही वो खराब है, ठीक है। पावर ऑफ एडवांस रूलिंग और क्या नाम है अपीलेट अथॉरिटी, भाई साहब सेम 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 वही पावर है, देखो इसी का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा हुआ है ना कि आप डिस्कवरी कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो, एग्जामिनेशन कर सकते हो, कमीशन कर सकते हो, आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, आप कह सकते हो कि पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, आपकी मर्जी, आप अपने प्रोसीजर को भी लागू कर सकते हो। जी सर। मैंने कहा आगे देखो दोस्त, आगे देखो, क्या देखो सर, आगे क्या रखा है, ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी या फिर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग, पहली बात तो राइटिंग में होना चाहिए, बाइंडिंग होगा दोनों की दोनों पार्टीज के ऊपर, ठीक है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के ऊपर भी और अपीलेट अथॉरिटी, मतलब एडवांस रूलिंग मतलब अपीलेट अथॉरिटी दे देता है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और एप्लीकेंट दोनों पर बाइंडिंग रहेगा, ठीक है, या खुद रूलिंग दे रही है तो एप्लीकेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। जी सर। एप्लीकेबल टिल नो चेंज इन द लॉ एंड रेगुलेशन, ये जो रूलिंग दी है वो एप्लीकेबल रहेगी जब तक कोई लॉ एंड रेगुलेशन चेंज नहीं हो जाता। ऑर्डर कम्युनिकेट टू द बोथ पार्टी, सब पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाएगा, भाई साहब ये ऑर्डर है। मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड बी रेक्टिफाइड विद इन 6 मंथ, हमें लग रहा है कि भाई साहब उसने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अपीलेट अथॉरिटी को दिक्कत कर दी है, कोई गलत मतलब उसने को लग रहा है कि कोई मिस्टेक है, तो शो मोटो अपने आप भी और एनी एप्लीकेशन ऑफ द एनी अदर पार्टी, कोई या तो खुद की मर्जी से या फिर उनको किसी ने बताया कि भाई साहब तुमने दिक्कत कर दी है, तो कह सकता है 6 महीने के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं सर, उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। क्या रखा है, रूलिंग इज अ बिजनेस ऑब्लिक पर्सन स्पेसिफिक, मैंने लिए तो मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है, मैंने ली है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, ऐसा नहीं है रविंद्र के ऊपर तो वो एप्लीकेबल है लेकिन मोहन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो रूलिंग मैंने ली है, ठीक है, पर्सन स्पेसिफिक है, पैसे दिए भाई साहब 5,000 और 10,000 रुपए दे के आए हैं, ऐसा करना है कि रूलिंग मैं ले रहा हूँ और इंजॉय कोई और ले रहा नहीं, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ठीक है, यस पर्सन या बिजनेस स्पेसिफिक है। आगे चलते हैं, आगे आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आपके लिए 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कौन कौन से, नंबर 1 सबसे पहला, Which section of the CGST Act 2017 deals with the time of supply? यार भाई साहब टाइम कितना टाइम हुआ है सर, 12 बज गए ऐसे करते ना, कितना टाइम हुआ सर, 12 बज गए, सेक्शन 12 हाँ सर याद है ये तो हमें, ठीक है, सेक्शन 12 आएगा बेटा इसका। आगे, इन द केस ऑफ द गुड्स रिसीव्ड इन द इंस्टॉलमेंट और लॉट, when can a registered person entitled to take ITC? अरे भाई साहब अगर हमें लोट्स में मिल रहा है गुड्स तो कब कब मिलेगी आईटीसी, आईटीसी मिलती है सब लेट, और टाइम ऑफ सप्लाई सबसे पहले तो इसमें क्या है सर, आखिरी लोट पर है ऐसा कोई पॉइंट 50-50? नो नो सर, टाइम ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट यस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नो, लास्ट इंस्टॉलमेंट में देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना है, एक छोटा सा क्वेश्चन और मुझे आपसे पूछना है, आपको याद है ई वे बिल, ठीक है, ई वे बिल याद है ना, हाँ
एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान सुनना, एग्जाम में आएगा ये। मैंने कहा ई वे बिल याद रहे, तो ई वे बिल की वैलिडिटी कब तक होती है? क्या हम इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं? अब ध्यान सुनना, यहाँ ई वे बिल बना था, यहाँ ई वे बिल बना था, नॉर्मल लाइफ सर इसकी यहाँ तक होती है, मतलब वही देखेंगे सर 20 किलोमीटर वाली फैसिलिटी मिल रही है, 200 किलोमीटर वाली आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो 200 किलोमीटर पर डे अगर नॉर्मल कार्गो है तो, और ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से और पार्ट दे से मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी लाइफ यहाँ तक थी, इसकी लाइफ यहाँ तक थी, हमने देख लिया था भाई साहब सारी चीजों से। अब क्या कहता है कि आपको पता है हम इसको एक्सटेंड करा सकते हैं सर 8 आवर्स के अंदर। कौन से 8 आवर्स बेटा? ये वाले 8 आवर्स या फिर ये वाले 8 आवर्स? बताओ एक्सटेंड करा सकते हैं कौन से 8 घंटे? देखो सुनो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। आप यहां से यहां एक्सटेंड करवा सकते हो दोस्त, एप्लीकेशन डाल सकते हो, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट कह सकते हो, एक्सपायरी से 8 घंटे पहले और एक्सपायरी से 8 घंटे बाद तक आप इसको क्या करवा सकते हो, आप एक्सटेंड करवा सकते हो। तो नॉर्मली हम ये वाले 8 घंटे याद रखते हैं, ध्यान रखना ये मेन रहते हैं, मतलब वैसे हमारे कब से यहां से लेकर यहां तक हम इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं कि भाई साहब नहीं हम डिपार्टमेंट वाले टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, चेंज कर दो लोग, 8 घंटे पहले से 8 घंटे बाद तक हम उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, उससे पहले तो करवा ही नहीं सकते, वैसे वहां पहुंचो फिर करवाना, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे ये याद रखना, ठीक है। मैंने बता भी दिया 8 घंटे पहले भी और 8 घंटे बाद, लेकिन ये ध्यान रखना भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है बाद वाले 8 घंटे, ठीक है। एक्सपायरी के 8 घंटे बाद भी या 8 घंटे पहले भी आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करवा सकते हो ई वे बिल को, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको याद रखना 8 घंटे बाद वाले प्रोविजन को। जी सर याद रखें सर, वैसे हम बता भी रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पहले वाला आपने सही बता दिया, ठीक है। ओके सर, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक करते हैं। आगे इसके ऊपर सर कितनी क्लास और लगने वाली है जीएसटी के ऊपर, चलो बताते जाएंगे। टाटा बाय बाय राधे राधे, वैसे आपको पता ही चल गया होगा कितनी क्लासेस हैं। यस सर, ओके बेटा, टाटा बाय बाय राधे राधे, अच्छे तरह से पढ़िए, अच्छे अंकों से पास होना, एक एक चीज मैं करा रहा हूँ। जी सर, टाटा बाय बाय राधे राधे दोस्तों।